सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की वसंत भाग 3 से तीसरा पाठ बस की यात्रा का अध्ययन करने जा रहे हैं। बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी, जिन्होंने एक व्यंग्य शैली में इस पाठ को लिखा है। ये जो पाठ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि बस की जो यात्रा पाठ है ये एक निबंध शैली में लिखा गया व्यंग्यात्मक है। अब व्यंग्य का अर्थ यहाँ पे क्या होता है कि लेखक ने बस के माध्यम से, पुरानी बस के माध्यम से यातायात के साधनों पर और प्राइवेट जो कंपनीज जो बसें चलाती हैं उनके लालच पर, उनके स्वार्थ पर एक व्यंग्य कसा है। और इसमें हास्य शैली का भी प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति टूटी फूटी बसों में जब यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से हंसी मजाक उसमें होता है। तो आइए शुरू करते हैं बस की यात्रा। बस की यात्रा से ही आप समझ गए होंगे कि पाठ के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी बस की यात्रा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यात्रा का अर्थ होता है आना जाना, कहीं पर जाना, घूमने जाना, बस के माध्यम से कहीं पर जाना, कहीं पर पहुंचना। ठीक है, तो हम इसका अध्ययन करने से पहले पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं जो पाठ में आए हैं। जब आप वसंत में से पाठ पढ़ोगे तो आपको कुछ शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला शब्द है निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है यहाँ पे कारण या साधन। गोता लगाना अर्थ होता है डुबकी लगाना, जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं उसको हम गोता लगाना भी बोलते हैं। इत्तेफाक, इत्तेफाक का अर्थ है संयोग। संयोग का अर्थ होता है अचानक मिल जाना, मतलब पहले से कोई चीज प्री प्लान नहीं होती, वो अचानक से इत्तेफाक होता है कि मिल जाती है। एक शब्द आया है पाठ के अंदर में बियाबान, उसका अर्थ होता है जंगल या उजाड़ खंड, मतलब कि सूना, एकदम से सूना, जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, व्यक्ति या कोई दुकान है आसपास कोई भी नजर नहीं आ रही है। एक शब्द आया है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि होता है दाह संस्कार करना, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है हिंदू धर्म में, तो उसी को हम बोला जाता है यहाँ पे अंत्येष्टि। ठीक है, फिर आता है प्रयाण। प्रयाण शब्द का अर्थ यहाँ पे होता है प्रस्थान करना या मर जाना, मरना, मतलब प्रयाण, उन्होंने प्राणों को छोड़ दिया। फिर आता है बेताबी। बेताबी अर्थ का अर्थ होता है बेचैनी, बेचैन हो जाना। ठीक है, एकदम से तिलमिला जाना, ये शब्दों के अर्थ हैं। तो आइए मैं आपको जो है पाठ को शॉर्ट में बताऊंगी इसकी कहानी, और आप लोग जो है इसमें उस कहानी को एक बार समझ लेंगे, फिर अपनी वसंत भाग में से इसको एक बार पूरे पाठ को पढ़ लेंगे। मैं इसकी पूरी कहानी आपको शॉर्ट में समझाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों को एक बस यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, बस की हालत आपको दिखाई दे रही होगी। कैसी बस है बच्चों, ये कैसी दिखाई दे रही है? टूटी फूटी सी बस ये आपको बुरी दिखाई दे रही है, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आप देख सकते हो इसके आगे का बोर्ड भी टूटा फूटा सा है, पहिए भी इसके घिसे हुए से हैं, और इसकी जो खिड़कियां हैं, जो कांच है, ये भी क्या है, बिल्कुल ही टूटी फूटी सी हालत में ये बस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस बस में यात्रा व्यक्ति कैसे करते हैं, यहाँ पे जो ये कहानी है, कहानी नहीं है बेसिकली ये निबंध है, जिसमें जो 5 मित्र होते हैं वो एक फैसला लेते हैं। जैसे आप लोग भी 5 यदि फ्रेंड्स हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो आप लोग डिसाइड कर लें कि हमें आज घूमने जाना है। तो ऐसे ही 5 मित्रों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि शाम 4 बजे की बस वो पकड़ेंगे। और कहाँ से ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, इनको कहाँ पर जाना है? जबलपुर जाना है। जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और पन्ना भी मध्य प्रदेश की ही एक जगह का नाम है। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद चलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी 5 दोस्त मिलके क्या तय कर रहे हैं कि वो पन्ना से इस बस को पकड़ेंगे, और ये जो बस है उनको कहाँ स्टेशन तक पहुंचा देगी, जो जहाँ से वो जबलपुर की एक ट्रेन पकड़ लेंगे। यानी 5 दोस्तों को कहाँ पर जाना है? जबलपुर में जाना है। बस कहाँ से पकड़नी है? पन्ना से निकलकर सतना के लिए भरती है। ठीक है, पन्ना से उन लोगों को बस पकड़नी है, ये उन लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद उन्होंने और क्या डिसाइड किया आपस में? उनमें जो 5 व्यक्ति थे, जो 5 फ्रेंड से 2 व्यक्तियों को सुबह के लिए ऑफिस भी जाना था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम रात में ही अपनी यात्रा जो है पूरी कर लेंगे और सुबह तक अपना
ऑफिस के समय पर वापस आ जाएंगे। जैसे आप लोग भी डिसाइड करते हो कि चलो हम आज रात के लिए नासिक घूम आते हैं और सुबह स्कूल के टाइम तक आ जाएंगे। आप लोगों ने भी बहुत सारी ऐसे यात्राओं के बारे में सोचा होगा और कभी कभी आपने की भी होंगी कि रात रात का आपने सफर किया और सुबह स्कूल के टाइम पर आ गए, फिर स्कूल आ गए। तो ऐसे इन दोस्तों ने भी डिसाइड किया कि जिन दो को सुबह पर काम में आना था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम वापसी का रास्ता भी ऐसे ही तय करेंगे, यानी पहले हम ट्रेन से आएंगे और फिर हम बस को पकड़ लेंगे। लेकिन इतने में क्या होता है, कोई समझदार व्यक्ति, मतलब कि जिसकी कोई उम्र थी, तो वो जो व्यक्ति होता है, कोई समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि शाम की बस से सफर करना सही नहीं है। सफर करने का अर्थ यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, यात्रा करना, ठीक है। तो कोई समझदार आदमी देता है कि शाम वाली बस से सफर सही नहीं रहता है। तो फिर पांचों दोस्त पूछते हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? सामने वाला समझदार व्यक्ति क्या जवाब देता है, नहीं, बस डाकिन है। बस डाकिन का अर्थ यहाँ पे एक शब्द यूज आया है, यहाँ पे बस डाकिन है। तो क्या मतलब बस ही डाकू है? यहाँ पर लेखक ने क्या दिखाया है कि बस की इतनी बुरी, इतनी खस्ता हालत है कि वो आपको पहुंचा नहीं पाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब व्यवहारित थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए थी। यहाँ पर लेखक क्या दिखा रहा है कि बस का दिखा रहा है। जैसे उन्होंने बस देखी तो बस इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, वयोवृद्ध का अर्थ यहाँ पे आया है कि बस इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसको देखकर हमारे मन में श्रद्धा, श्रद्धा एक शब्द यहाँ पर आया। क्या होती है श्रद्धा, किन के प्रति होती है? श्रद्धा हमेशा बड़ों के प्रति होती है। बड़ों के प्रति एक जो सम्मान होता है, आदर भाव होता है, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। तो पांचों दोस्तों के मन में क्या हुआ कि बस के प्रति एक श्रद्धा भाव आ गया, यानी उसके प्रति आदर का भाव आ गया। और क्या हुआ कि बस इतनी पुरानी हो गई थी, आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी पुरानी सी बस एकदम, जिसमें बैठने का मन नहीं करता है। तो क्या है, लेखक क्या कह रहा है यहाँ पे कि बस पे इतने ज्यादा निशान थे, मतलब वो इतनी पुरानी हो चुकी थी, ऐसा लगता था पता नहीं कितने समय से बस वो चल रही है। उसके ना टायर बदले गए हैं, ना उस पे शीशे लगवाए गए हैं, और वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है। और ऐसा लग रहा था सभी लोगों के निशान, निशान यानी चिन्ह, मतलब कि उस बस पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बस का वर्णन लेखक करते हैं। इनमें से ही जब बस की कंपनी के हिस्सेदार भी इस बस में जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार का मतलब क्या है, जो बस चला रहे हैं, जो पैसा लगाते हैं। एक व्यक्ति उनमें वो भी बैठा था। उस व्यक्ति को पता भी था कि बस कितनी बुरी हालत है, बस का नवीनीकरण करने की जरूरत है, आवश्यकता है। नवीनीकरण एक शब्द मैंने बोला यहाँ पे, नवीनीकरण का अर्थ है कि बस का जो है मरम्मत की जानी चाहिए। ये जो है बात बस मालिकों को भी पता है, लेकिन वो स्वार्थवश अपना पैसा कमाने के लिए उस बस पे पैसा खर्च ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो भी बोले। तो पांचों मित्रों ने पूछा, ये एक हास्य व्यंग्य में, हास्य शैली में लिखा हुआ निबंध। तो उन्होंने पूछा कि ये बस चलती भी है? उन्होंने किससे पूछा? कंपनी के एक हिस्सेदार व्यक्ति से पूछा जो बस में सफर कर रहा था। तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी बस चलेगी। हमने कहा वही तो हमें देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या ये? इस तरीके से किन किन के बीच में, पांचों मित्रों के बीच में और कंपनी के हिस्सेदार के व्यक्ति के बीच में बातें हो रही हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बस तो है चली, बस को शुरू किया है। वहां पर कोई डॉक्टर भी सफर कर रहे थे बस के अंदर में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप सफर करते हैं तो बस में बहुत सारे लोग होते हैं, आपस में जान पहचान भी हो जाती है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर मित्र ने क्या कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली, यहाँ पे एक शब्द आया, नई नवेली, मतलब जो नई नई बसें हैं, इनसे ज्यादा विश्वास के योग्य है। ये बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। इस तरीके से आपस में जो है व्यक्तियों के बीच में वहां पर बातें चल रही हैं। तो और इस तरीके से आप लोगों ये चित्र देख रहे होंगे, पांचों मित्र जो हैं बस में बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो बस में बैठते हैं तो इंजन को स्टार्ट करता है। जो ड्राइवर होता है वो इंजन को स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो इंजन को स्टार्ट करता है तो बस में बहुत सारी आवाज आती है। बहुत सारी आवाज ऐसी आती है कि पूरी बस हिल जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो पुरानी बस होती है एकदम पूरी, उसकी खिड़कियां भी आवाज करती हैं, बस का इंजन तो आवाज करता ही है। और लेखक को क्या लगता है
कि हम बस में नहीं बैठे हैं, हम किस में बैठे हैं, इंजन के अंदर ही बैठे हैं। ऐसा क्यों लग रहा था लेखक को, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि बस इतनी आवाज कर रही थी, बस इतनी जोर से मतलब जोर जोर से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो इंजन के अंदर ही बैठे हैं। और बस की खिड़कियां जो है वो सारी टूट चुकी थी, थोड़े छोटे छोटे कांच उनमें बचे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी व्यक्ति को उनसे चोट ना लग जाए। तो ये आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद जब इस तरीके से बस चलती है तो लेखक को एक महात्मा गांधी के एक आंदोलन का, एक मूवमेंट की उनको याद आती है। और वो कौन सा मूवमेंट था, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा से आप समझ सकते हो, जब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने ये एक विद्रोह किया था सन 1930 ईस्वी में। ये आप देख सकते हो कि भारतीयों ने क्या कहा था, सविनय अवज्ञा का अर्थ है यहाँ पे कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो लेखक ने यहाँ पर सविनय अवज्ञा को बस से क्यों जोड़ा है, ये आप सोच सकते हो कि बस का एक एक पुर्जा ये कह रहा था बस से कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर भी उनके लिए क्या था कि उनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। जिस प्रकार भारतीयों से जबरदस्ती हो रही थी, भारतीय अंग्रेजों की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसके बाद भी जो है भारतीयों से सारी बातें मनवाई जा रही थी। इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। और ये बस भी कुछ इसी प्रकार से कह रही थी। यहाँ पर लेखक क्या बातें कह रहा है, लेखक एक तो हमारी जो यातायात की व्यवस्था है, जो नियम है वाहनों के लिए, वाहन मतलब जो जैसे गाड़ी चलती है, बस चलती है, इन्हीं को हम वाहन बोलते हैं, साधन। तो ठीक है, वाहन के जो साधन है इनके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, जो कि यहाँ इस पाठ में क्या दिखाया गया, बस कंपनी के मालिकों ने बिल्कुल भी उन नियमों का ध्यान नहीं रखा था। ठीक है, उस समय में जो है सिर्फ और सिर्फ वो पैसा कमा रहे थे और बस पे कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित उनको कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि बस की ऐसी हालत थी, बस कहीं पर भी ब्रेक फेल हो सकता था, बस का यदि एक्सीडेंट हो जाए तो सारे यात्री मर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है बस कंपनियों ने बिल्कुल भी बस को सही नहीं करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की से बस से तुलना की है। सीट का बॉडी से ऐसे योग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। मतलब वो जिस सीट पर बैठे थे उनको ऐसे लग रहा था कभी सीट आगे जा रही है और कभी सीट पीछे जा रही है, इस तरीके से। फिर अचानक से बस बीच में रुक गई। इतने में क्या होता है कि बस रुक जाती है और क्या होता है, पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। समझ गया कि बस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया। इतने में ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकाला और बगल में, और फिर क्या किया उन्होंने, एक नली डालकर इंजन में उन्होंने पेट्रोल को भेजा। ठीक है, धीरे धीरे करके उन्होंने इस तरीके से बस को पेट्रोल पिलाया। ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चे की कोई माँ है जो है उसको दूध पिला रही हो बस की। यहाँ पर बच्चे की माँ बच्चे को दूध पिलाना, इसी प्रकार से बस ड्राइवर जो है बस को क्या पिला रहा था, यहाँ पे पेट्रोल पिला रहा था। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है, जब निर्जीव वस्तुओं की तुलना, जब निर्जीव वस्तुओं को किस रूप में दिखाया जाता है, हमेशा सजीव। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, सांस नहीं होते, जो सांस नहीं लेते। यहाँ पे बस कैसी है, एक निर्जीव है, लेकिन उसको किस रूप में दिखाया हुआ है, एक व्यक्ति के रूप में दिखाया हुआ है। जैसे व्यक्ति एक बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार से बस भी बूढ़ी हो गई थी। जैसे हमारे मन में व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना आती है, उसी प्रकार बस के प्रति भी उन पांचों मित्रों में एक सम्मान की भावना आती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार का। 10-15-20 मील बस गई, उसके बाद क्या होता है, सबको डर लग रहा था, सारे पांचों मित्रों को डर लग रहा था कि कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए, कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए। और चारों तरफ क्या थे, पेड़ थे और उन पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए थे। और यहाँ पर लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब यहाँ से एक प्रश्न भी बनेगा कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। मैं आपको बता दूं क्यों समझ रहे थे, क्योंकि बस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, बस इतनी जीर्ण अवस्था में हो चुकी थी कि यदि बस किसी पेड़ से टकरा जाए तो सारे के सारे व्यक्तियों की मृत्यु वहां पर हो सकती थी। तो यहाँ पर हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता
डर लग जाता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार हो जाता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मैंने गोता शब्द का अर्थ बताया था यहाँ पे। अगर कहीं झील दिखाई देती तो लेखक को डर लग जाता कि कहीं बस इस झील में ना गिर जाए। कहीं गोता लगाना मतलब इस झील में डूब ना जाए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अचानक, एकाएक अर्थ है यहाँ पे अचानक, फिर बस रुक गई और फिर नहीं चली। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब अब बस के एक एक हिस्से ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब नहीं चला जाएगा। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। अब कंपनी के हिस्सेदारों की यहाँ पे धूर्तता आप लोग देख सकते हैं कि बस की हालत इतनी खराब है, उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं, बस तो फर्स्ट क्लास है। लेकिन ये वो यात्रियों को शांत करने के लिए क्या कह रहे हैं, यह तो इत्तेफाक है कि यह तो अचानक ही हो गई है, अदरवाइज बस बहुत अच्छी है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब मध्यम मध्यम चांदनी थी और वो बस कैसी लग रही थी उस चांदनी रात में, बिल्कुल ही दयनीय, मतलब बहुत ही, जिस पर दया हम करते हैं, बहुत ही बुरी हालत उसमें लग रही थी। और ऐसा लग रहा था बस को देखकर जैसे कोई वृद्ध वृद्ध मतलब जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ गया हो और उसको जबरदस्ती चलने के लिए कहा जा रहा हो। और वहां पर लेखक को ऐसा लग रहा था कि यदि ये बस पूरी तरीके से यदि मर गई तो हम इस बियाबान में यानी हम इस जंगल में अकेले ही रह जाएंगे और हमें इस बस का दाह संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ी देर बस को और जबरदस्ती से चलाया गया और फिर अचानक से बस फिर पूरी तरीके से ही रुक गई। एक पुलिया के जैसे ही ऊपर पहुंचे एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब फिस करके बैठ जाना मतलब टायर पंचर यहाँ पर बस का हो गया और बस बहुत जोर से हिली और एकदम रुक गई। अगर बस बहुत स्पीड में होती तो वो नाले में गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यहाँ कौन किसकी तरफ देख रहा है, लेखक देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी के मालिकों को या कंपनी के हिस्सेदारों को भी पता है कि जो हम बस चला रहे हैं वो जान हथेली पर रखना, यहाँ पर एक मुहावरा है, यानी कि अपने प्राणों की बाजी लगा देना। यानी जो कंपनी का हिस्सेदार था, जो कंपनी यानी जो ड्राइवर था, उसको भी पता था कि बस की हालत इतनी ज्यादा खराब है, उसके बाद भी वो जान हथेली पर रखकर इस बस से सफर कर रहा था, ठीक है, और ड्राइवर भी अपनी जान हथेली पर रखकर बस को चला रहा था। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, बस कंपनी के मालिकों की धूर्तता दिखाई गई है कि उनको आम लोगों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं होती। और अभी मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भी क्या ऐसी हालत आप लोगों की बसों की देखते हैं क्या? वर्तमान में आप लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने वाहनों के लिए बहुत सारे नियम बना दिए हैं। एक टाइम पीरियड तय कर दिया कि कोई बस सड़क पर इतने किलोमीटर और इतने समय तक ही चल सकती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां बेची। क्यों बेची? क्योंकि सरकार का नया नियम आ चुका था कि अब इतने इस गाड़ी को आप नहीं चला सकते। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि लेखक ने किस प्रकार से यहाँ पे मानवीकरण किया है। तो धीरे धीरे करके जब उनका टायर फिस हो जाता है तो धीरे धीरे करके वो दूसरा टायर बदलते हैं, लेकिन टायर बदला ही नहीं जा सका, इतनी पुरानी बस हो चुकी थी। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। मतलब उनके पास टायर भी नए नहीं थे, पुराने ही टायर थे और फिर से पुराना ही टायर कोई लगाया। अब लेखक ने और उनके मित्रों ने क्या किया, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी कि पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि वो रास्ते में ही फंस गए, ना वो जबल पर पहुंच पाए ना ही पन्ना पहुंच पाए। और इसमें ऐसा क्या दिखाई दिया है कि बस की हालत इतनी खराब होने के कारण हम लोग बीच में ही फंस गए। लेकिन बस फिर से धीरे धीरे चली और इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए कि बस की इतनी हालत है फिर भी वो अपना काम कर रही है। तो इसी तरीके से बस में हंसी मजाक चालू हो गया। यही छोटा सा पार्ट था। आई होप आप लोगों को